हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रुखसाना, हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर रुखसाना के प्लेटफॉर्म से। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने प्यारों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो रिसर्च की और मैंने बहुत पढ़ा कि मैं किस तरह इस टॉपिक को बहुत डिसेंट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माशरे में टैबू समझा जाता है और नहीं की जाती, वो मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से आप तक कन्वे कर सकूं। आज बात करते हैं कुछ प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में। देखिए, प्री मैरिटल काउंसलिंग दो तरह की होती है। एक काउंसलिंग है इमोशनल काउंसलिंग, जो कि साइकेट्रिस्ट जो है वो या साइकोलॉजिस्ट आपसे करता है। अगर कोई पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उसको कोई ऑर्गेनिक कॉज है, यानी उसको कोई मसला है, तो फिर वो साइकेट्रिस्ट डील करता है। और अगर कोई मसला नहीं है, सिर्फ बिहेवियर प्रॉब्लम और इमोशनल इश्यूज हैं, तो वो फिर साइकोलॉजिस्ट डील करता है। इसी तरह जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसके लिए आप हमारे पास यानी डॉक्टर्स के पास आते हैं। वो फैमिली मेडिसिन का डॉक्टर भी हो सकता है, और अगर कोई मसला है लड़की या लड़के में, तो वो उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास या कंसर्न पर्सन के पास भी रेफ़र कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जो सारी लाइफ के लिए होता है, और इसमें जो है वो दोनों पार्टनर का हेल्दी होना और एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट इसलिए मैंने कहा कि जो है वो ज़रूरी है कि दोनों फैमिलीज़ जो एक दूसरे के साथ रिश्ता कर रही हैं, वो जो है वो कोई ग्रे एरिया ना रखें। जो भी ट्रूथ है, जो भी सच्चाई है दोनों की फैमिलीज़ के बारे में, वो एक दूसरे से डिस्कस करें, ताकि एक सच्चाई के साथ एक रिश्ते की इब्तिदा हो सके। दूसरा, हेल्दी हेल्दी इसलिए कहा कि जो दो लोग एक नए रिश्ते में जुड़ना चाह रहे हैं, उनका हेल्दी होना ज़रूरी है। हेल्थ का ताल्लुक सिर्फ आपकी बज़ाहिर नज़र आने वाली फ़िज़िकल हेल्थ से नहीं है, इसका ताल्लुक अंदर छुपी हुई बीमारियों से भी है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब भी दो लोगों की शादी, स्पेशली अगर फैमिली में हो रही है, तो उनकी डिटेल फैमिली ट्री बनाया जाए, एक डिटेल फैमिली हिस्ट्री ली जाए, जिसमें पता होना चाहिए कि जो है वो दोनों जो रिश्तेदार लोग रिश्ते में, कज़न्स जो हैं वो रिश्ते में बनने जा रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई इस तरह की मौरूसी बीमारी तो नहीं है। और जो नए लोग भी रिश्ते में बनने जा रहे हैं, उनके भी कुछ इब्तदाई टेस्ट जो एक डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है होने ज़रूरी हैं, ताकि आपकी आने वाली जो नस्ल है वो एक हेल्दी नस्ल हो, और आप दोनों अपने जो मैरिड लाइफ है वो अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है, पहले मैं बात करूंगी वो लोग जो जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, आउट ऑफ फैमिली जो शादियां होती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स का ब्लड ग्रुप एटलीस्ट एक पता हो, ताकि अगर शादी के बाद कोई गायनोकोलॉजिकल इशू है तो एटलीस्ट पता हो कि लड़की और लड़के का ब्लड ग्रुप क्या है। इसके बाद एक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट कराई जाती है। अगर उस ब्लड काउंट रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, यानी एनीमिया है, और जो है वो एक और कंपोनेंट होता है CBC में, अगर वो रेज्ड है या वो MCV जो है वो कम है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर आपको HP इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो तजवीज़ कर सकता है। ये एक ख़ास टेस्ट है जो थैलीसीमिया के लिए कराया जाता है। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो दो थैलीसीमिया माइनर लोग अगर एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि उनकी आने वाली नस्ल में कोई एक बच्चा जो है वो इससे इफ़ेक्टिव हो, यानी थैलीसीमिया मेजर का पेशेंट हो। थैलीसीमिया माइनर जो है वो जो दो लोग हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि उनमें कोई सिम्टम्स हैं, इसलिए जो है ये एक छुपी हुई बीमारी होती है जिन लोगों को थैलेसीमिया माइनर होता है, सवाए इसके कि उनमें थोड़ी बहुत HP कम हो। तो इसलिए इस बीमारी को पहले ही प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको पता है कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं, तो आप अपने होने वाले पार्टनर का ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, और अगर वो थैलेसीमिया माइनर हैं तो कोशिश करें कि आप इस तरह रिश्ता तय ना करें।
या अगर आपको ये वीडियो शादी करने के बाद पता चली है तो भी आप अपना और अपने पार्टनर का ब्लड टेस्ट करा लें, ताकि प्रेगनेंसी होते हुए आपको ये पता हो कि मेरी वाइफ जो है वो थैलेसीमिया माइनर है और मैं भी थैलेसीमिया माइनर हूँ। तो 11 वीक पे प्रेगनेंसी पे एक क्रॉनिक विलिस सैम्पलिंग का टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। तो उससे भी आप एक बच्चा जो कि नॉर्मल नहीं है आप बच सकते हैं इस तरह की प्रेगनेंसी से भी। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV वगैरह। इनके टेस्ट भी ज़रूर करा लेने चाहिए शादी से पहले, क्योंकि ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। कुछ STDs जैसे सिफिलिस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वाली डिजीज़ भी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका पहले से पता चल सकता है, और ताकि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो पहले से ही इसके लिए ट्रीटमेंट ले लें। अब बात करते हैं वो लोग जो कज़न्स हैं और जिनकी फ़ैमिली में शादी हो रही है, तो ज़रूरी है कि वो लोग जो है वो अपना एक डिटेल फैमिली हिस्ट्री दें। अगर उनकी एक जनरेशन में या उनके दादा और नाना में भी इवन कोई मौरूसी, उस नस्ल में भी कोई मौरूसी बीमारी है, तो एक डिटेल ट्री बना लें और जेनेटिक टेस्टिंग दोनों पार्टनर्स अपनी ज़रूर करा लें, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि जेनेटिकली भी जो है वो फीमेल्स या मेल्स में कुछ बीमारियां छुपी हुई होती हैं जो एक जनरेशन को स्किप करके दूसरी जनरेशन में भी आ सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जेनेटिक टेस्टिंग भी ज़रूर कराएं। या अगर आप शादी कर चुके हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ख़ास वीक्स होते हैं हर बीमारी के लिए, जो नॉर्मली 3 मंथ से पहले के होते हैं। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पहले 2 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। तो ये थी वो सारी बातें जो कि प्री मैरिज काउंसलिंग में मेडिकल से रिलेटेड आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। बाकी बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल या बातें हैं या जनरल बातें हैं जो कि माँओं से मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, स्पेशली जिनकी औलाद ने बेटियां और बेटे दोनों। एक तो उन दोनों को जो है वो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है, स्पेशली फ़ीमेल्स के बारे में, कि अगर आपकी बेटी वीक है और उससे पीरियड्स होना शुरू हो गए तो आप ये देखें कि उसको कितना ब्लड लॉस हो रहा है, वो कितने पैड इस्तेमाल करी है, उसकी हाइजीन क्या है। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस होना ज़रूरी हैं, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप उसको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाकर कोई टेस्ट करा लें। हो सकता है कोई ऑर्गेनिक कॉज हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो और बच्ची वक्त से पहले ही एनीमिक ना हो जाए, या अगर वो एनीमिया का शिकार है तो भी आयरन रिप्लेसमेंट देकर उसको उसका एनीमिया करेक्ट किया जा सके शादी से पहले। इसके अलावा अगर आपकी बेटियां ओबीज़ हैं या उनके साइकिल रेगुलर नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट भी शादी से पहले करा लेना चाहिए। और इसके अलावा शादी से पहले बच्चियों को स्पेशली उनकी राइट्स के बारे में, चाहे वो उनकी सेक्सुअल राइट्स हों या उनकी फैमिली से रिलेटेड राइट्स हों, ज़रूर बताना चाहिए, ताकि वो किसी मिसहैप में शादी के बाद ना पड़े, कोई किसी मिसहैप का शिकार ना हो। और बॉयज़ के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक माँ से बेहतर बेटी का कोई दोस्त नहीं हो सकता, कोई हमदर्द नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें माएँ ही बेटियों को बता सकती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बॉयज़ के बारे में है, उनके जो फादर हैं, जो उनके से ज़्यादा करीब होना चाहिए जिनको, वो उनसे भी वो सारी बातें ज़रूर डिस्कस करें जो हमारी सोसाइटी में एक टैबू समझा जाता है। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, वो अपने आप को इस रिश्ते के लिए फिट फील नहीं करे, तो बजाय हकीमों और इरेलीवेंट पर्सनस के पास जाके अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के बेहतर है कि उन्हें कंसर्न डॉक्टर्स के पास जाके चेक कराया जाए। और अगर उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है चाहे वो मेडिकल है, तो वो ट्रीटमेंट किसी कंसर्न पर्सन से ली जाए, ना कि अपनी गलत किस्म के लोगों में। आपके अगर फादर बेटे से डिस्कस नहीं करा तो जाहिर है वो बाहर जाके अपने दोस्तों से या उन लोगों से डिस्कस करेगा जो अपने हिसाब से उसको मशवरा देंगे, और वो फिर अपने हिसाब से ही वो अपनी ट्रीटमेंट ख़ुद से शुरू करा देगा। तो कोशिश करें कि ये जनरेशन गैप ख़त्म हो। माँ बेटियाँ और बाप बेटों से इस तरह की काउंसलिंग में ज़रूर उनसे डिस्कस करें किसी भी नए रिश्ते को शुरू करने से पहले, ताकि जो है वो
गैर ज़रूरी किस्म की जो बीमारियां या गैर ज़रूरी किस्म के इलाज लड़के और लड़कियां जो है वो जाके हकीमों से और इरेलीवेंट लोगों से कराते हैं, वो ना हो सकें। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और नॉलेज को आगे बढ़ाएं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक तरह का सदका जारिया है। उम्मीद है आप लोग जो है वो इस इंफॉर्मेशन से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के अगली वीडियो ना आए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।